मेरे बाप ने खानदानी नियम निभाने के लिए पहाड़ से एक सफेद लोमड़ी उठाकर घर ले आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रात बाद वही सफेद लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाएगी। मेरे बाप की तो डर के मारे हालत खराब हो गई और जान की भीख मांगने लगा। लेकिन वो लोमड़ी ना तो गुस्सा हुई और ना ही उसने कोई नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसने एक अजीब शर्त रखी, हर रात मेरे साथ रहोगे, आराम नहीं करोगे। बस फिर क्या था, कुछ ही महीनों बाद वो गर्भवती हो गई और कई साल बाद मैं पैदा हुआ। एक दिन मैं पहाड़ पर लकड़ियां काटने गया था, तभी मैंने देखा एक विशाल अजगर एक घायल छोटी लोमड़ी को जकड़े हुए था। मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकी। कुल्हाड़ी सीधा अजगर के सिर में धंस गई। वो कुछ पल तड़पा और फिर मर गया। छोटी लोमड़ी बच तो गई, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। मैं उसे तुरंत घर उठा लाया, शराब से उसके घाव साफ किए। कुछ दिनों बाद वो फिर से दौड़ने लगी, कूदने लगी, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई। वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो खुद अनाथ था, मुश्किल से अपना पेट भरता था। कई बार उसे जंगल में छोड़ आया, लेकिन हर रात वो वापस लौट आती, कभी मुंह में जंगली फल दबाकर, तो कभी खरगोश या जंगली मुर्गी लेकर। तब मुझे समझ आया, वो मुझे बताना चाहती थी मैं खुद अपना खाना जुटा सकती हूँ। उस दिन के बाद वो मेरी परछाई बन गई। मैं लकड़ी काटने जाता, वो साथ जाती। मैं भेड़ चराने जाता, वो पीछे पीछे चलती। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ाई करता तो वो चुपचाप मेरे पास लेट जाती। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं चला। मेरे हाई स्कूल के आखिरी साल में वो अचानक गायब हो गई। मैं रात भर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं लौटी। उल्टा एक बूढ़ी औरत मेरे घर आ पहुंची। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, कहीं देखी क्या? मैं हैरान होकर बोला, आपकी पोती कौन? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी, घर मेरी पोती को सौंपकर, लेकिन लौट कर आई तो वो गायब थी। लोग कहते हैं वो तुम्हारे घर में रहती है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। आपको गलत फहमी हुई है। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस लगातार मेरे रसोई घर की तरफ देखती रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल रुक गया। छोटी लोमड़ी वहीं बैठी थी। वो बूढ़ी औरत को देख रही थी, पूंछ हिला रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये पहली बार था जब उसने किसी और इंसान के सामने खुद को दिखाया था। बूढ़ी औरत कुछ देर हंसी, फिर बिना कुछ बोले वापस चली गई। उस रात लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सोई, लेकिन अगली सुबह वो गायब थी। मैंने पूरा घर छान मारा, तभी मेरी नजर मेज पर रखे लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। उसके अंदर एक औरत के बाल बंधे हुए थे। मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है, तो मैं उसे लेकर गाँव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने जैसे ही वो चीज देखी, वो हंस पड़ा। अरे ओ पगले, ये तो किसी लड़की का रिश्ता भेजने का तरीका है। जिस लड़की ने ये दिया है वो तुझसे शादी करना चाहती है। मैं वहीं जम गया। क्या ये छोटी लोमड़ी लाई थी? लेकिन उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई। मैंने पूरा जंगल छान डाला, हर पहाड़, हर नदी, हर गुफा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे मुझे लगने लगा शायद शिकारी उसे पकड़ कर ले गए। करीब आधा महीना बीत गया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर एक रात मैंने अपने दरवाजे पर रोने की आवाज सुनी। बाहर निकला तो वही बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने घबरा कर पूछा, अब क्या हुआ? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें इस बार बेहद डरावनी थीं। मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, वो गायब हो गया है। तुमने उसे देखा है ना? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पहले पोती, अब पोता, दोनों मुझे ही क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। बूढ़ी औरत अचानक मुस्कुराने लगी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। फिर उसने धीरे से पूछा, तो 6 साल पहले क्या तब भी तुमने मेरे पोते को नहीं देखा था? उसकी आवाज सवाल नहीं, इल्जाम जैसी लग रही थी। मैं पूरी तरह घबरा गया। मुझे लगा बूढ़ी औरत पागल है, लेकिन वो बस मुझे घूरती रही और मुस्कुराती रही। मैं डर के मारे पीछे हट गया। फिर दौड़ता हुआ सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मैं हांफते हुए पूरी बात बताने लगा। मुखिया चुपचाप मेरी बात सुनता रहा। फिर अचानक उसने कांपती उंगली मेरे पीछे की तरफ उठाई। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जैसे ही मैंने देखा, मेरी सांसें अटक गईं। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी। ना उसके कदमों की आवाज आई, ना दरवाजा खुलने की। मैं डर के मारे तुरंत मुखिया के पीछे छिप गया। मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ऊंची आवाज में बोला, कौन हो तुम? आधी रात को एक बच्चे को डराती फिर रही हो? लेकिन बूढ़ी औरत ने बस एक ही बात दोहराई, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। इसके बाद मुखिया चाहे जितना पूछता, वो सिर्फ हंसती रहती। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद मुखिया घर के अंदर गया और 2 अंडे लाकर उसके हाथ में थमा दिए। लो, ये लेकर निकल जाओ और दोबारा मेरे इलाके में मत दिखना। लेकिन अगले ही पल बूढ़ी औरत ने दोनों अंडे जमीन पर पटक दिए। फिर मेरी तरफ उंगली दिखाकर चीखने लगी, इसने मेरे पोते को मारा है, मैं इसे जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, जल्दी आंगन की बत्ती जला। मैं भागकर गया और रस्सी खींच दी। पूरा आंगन रोशनी से भर गया और उसी रोशनी में मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस बूढ़ी औरत के कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिपटा हुआ था। उसके 2 लंबे जहर भरे दांत बाहर निकले थे और वो सांप लगातार मुझे घूर
घूर रहा था। मुखिया की आवाज कांप गई। उसने धीरे से मुझसे पूछा, मेरी नजर कमजोर है, ध्यान से देख। उस बूढ़ी औरत की परछाई दिख रही है क्या? मैंने डरते डरते नीचे देखा और अगले ही पल मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि रोशनी होने के बावजूद उस बूढ़ी औरत की कोई परछाई नहीं थी। मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया, बस धीरे से सिर हिला दिया। तभी मुखिया अचानक जोर से बोला, डर मत बेटा, घर के अंदर मेरे पुरखों की तलवार रखी है, जल्दी जाकर उठा ला। मैं कांपते हुए अंदर भागा, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे कोई तलवार नहीं मिली। जब मैं वापस बाहर आया तो बूढ़ी औरत वहां से जा चुकी थी। मुखिया ने तुरंत मुझे अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद किया, फिर धीमी आवाज में बोला, अरे पगले, कौन सी तलवार? मैं तो उसे डराने के लिए झूठ बोल रहा था। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, तू किसी अपशगुन में फंस गया है। इसके बाद उसने घर की सारी बत्तियां बंद कर दी और धीरे से पूछा, सच सच बता, क्या तूने पहाड़ पर कुछ किया था? मैंने बहुत सोचने के बाद कहा, 6 साल पहले मैंने एक सफेद सांप मार दिया था, वो एक छोटी लोमड़ी को खा रहा था। मेरी बात सुनते ही मुखिया कांप उठा। अरे बेवकूफ लड़के, पहाड़ की चीजों को कोई ऐसे मारता है क्या? तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मुखिया ने कहा कि अगली सुबह वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले जाएगा और आज रात मुझे उसके घर पर ही रहना होगा। उसने खास तौर पर चेतावनी दी, रात को चाहे कोई भी तेरा नाम लेकर बुलाए, जवाब मत देना। उस रात मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा रहा, लेकिन आधी रात के करीब बाहर से सरसर की आवाज आने लगी। फिर वही बूढ़ी औरत रोने लगी। मैंने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। एक झुका हुआ साया बाहर घूम रहा था। चलते चलते वो अचानक खिड़की के पास आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ढूंढ रहा हो। मैं डर के मारे बिल्कुल जम गया। तभी बगल वाले कमरे से मुखिया की आवाज आई, सिर कंबल में छुपा ले, बाहर मत देख। मैंने तुरंत खुद को कंबल में लपेट लिया, लेकिन बाहर से आती रोने की आवाज बंद नहीं हुई। कभी दूर, कभी बिल्कुल पास वो आवाज रात भर गूंजती रही। करीब सुबह 3 बजे जाकर सब शांत हुआ, लेकिन तब तक मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। काफी देर बाद मुझे नींद आई और तभी मैंने एक डरावना सपना देखा। एक सफेद सांप जिसका शरीर कुल्हाड़ी से कटा हुआ था, वो मुझे घूर रहा था और लगातार कह रहा था, मेरी जान वापस कर, मेरी जान वापस कर। मैं जोर से चीख कर उठ बैठा। सुबह हो चुकी थी। मुखिया मेरे सिरहाने खड़ा था, जल्दी उठ, आज तुझे तांत्रिक के पास ले चलूंगा। लेकिन उस रात वो पागल बूढ़ी औरत फिर वापस आ गई। इस बार भी वो खिड़की से मुझे घूरते हुए हंस रही थी। मुखिया गुस्से में चाकू लेकर बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने अगरबत्ती जलाई, कागज जलाए, माफी मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और सबसे डरावनी बात तो अगले दिन हुई। मैं सुबह उठा तो खुद को पहाड़ के बीच एक पेड़ के नीचे पड़ा पाया, और वही जगह थी जहां मैंने 6 साल पहले उस सफेद सांप को मारा था। 3 दिन तक मैं मुखिया के घर में छिपा रहा, लेकिन हालत और खराब होती गई। मुखिया भी डर के मारे आधा मर चुका था। मुझे लगा मैं उसे और मुसीबत में नहीं डाल सकता, इसलिए चौथे दिन सुबह मैं चुपके से घर लौट आया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुखिया भी हांफता हुआ पीछे पीछे आ गया। उसके हाथ में एक फावड़ा था। वो बोला, पगले, मैं तुझे अकेले मरने कैसे छोड़ दूं? फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, अब सच जान ले, तुझे लियू परिवार ने निशाना बनाया है। मैं हैरान होकर बोला, लियू परिवार? हमारे गांव में तो ऐसा कोई खानदान नहीं है। मुखिया ने सिर हिलाया, ये इंसान नहीं है, हुआंग लियू, ये सब जंगल की आत्माओं के कुल है, जिस सांप को तूने मारा था और जो बूढ़ी औरत तुझे ढूंढ रही है, दोनों उसी लियू कुल से हैं। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने पूछा, तो अब क्या करूं? मुखिया ने गहरी सांस ली। एक रास्ता है, लेकिन इंसान और आत्माओं का रास्ता अलग होता है। मैं नहीं चाहता था तू इस रास्ते पर जाए, लेकिन अब मजबूरी है। वो लाल कपड़ा अभी भी तेरे पास है? मैंने तुरंत सिर हिलाया। मुखिया बोला, वो हु परिवार की लड़की का निशान है, उसी के सहारे तू उन्हें ढूंढ सकता है। इतने में आंगन के बाहर अचानक तेज सरसर की आवाज गूंजने लगी, जैसे हजारों सांप जमीन पर रेंग रहे हों। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत पास रखा चाकू उठा लिया। हम दोनों जैसे ही बाहर पहुंचे, मैं डर से जम गया। वो बूढ़ी औरत रास्ते के बीच खड़ी थी और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मुखिया ने मुझे पकड़ लिया। फिर उसने पूरी ताकत से मेज दरवाजे के आगे अड़ा दी और जोर से चिल्लाया, पीछे वाली खिड़की से भाग। एक लाल रंग का जहरीला सांप मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वो मेरे पैरों तक पहुंच गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसके जहरीले दांत बस मेरे टखने में धंसने ही वाले हैं। खत्म, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे मन में यही ख्याल आया। डर के मारे मेरे पैर फिसले और मैं जोर से आगे गिर पड़ा। लेकिन तभी झाड़ियों के अंदर से अचानक एक सफेद साया बिजली की तरह बाहर निकला। साथ ही एक जानी पहचानी लोमड़ी की आवाज गूंजी। मैंने घबराकर ऊपर देखा और अगले ही पल
मेरी आंखें फैल गईं। वो वही छोटी सफेद लोमड़ी थी, लेकिन इस बार उसके 2 पूंछ थे। वो बिना डरे सीधे उस लाल जहरीले सांप पर टूट पड़ी। दोनों जमीन पर लौटते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। मैं जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन तभी छोटी लोमड़ी ने सांप की पूंछ को दांतों से पकड़ा और उसे लेकर अंधेरे जंगल में गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, पर जंगल इतना काला था कि रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ एक जानी पहचानी खुशबू भी। वो वही महक थी जो हमेशा उस छोटी लोमड़ी के शरीर से आती थी। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। वो कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, वो सच में एक लोमड़ी आत्मा, एक हुशियन थी। उसे देखकर मेरे दिल का डर थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। गांव के मुखिया की जान अभी भी खतरे में थी। मैंने गहरी सांस ली और दांत भींचकर दक्षिण पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा था। मेरे कानों के पास हवा सीटी बजा रही थी और मुझे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई ठंडी चीज मेरे पैरों के पीछे पीछे रेंग रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस चांदनी की हल्की रोशनी में भागता रहा। ये गांव की निषिद्ध पहाड़ी थी, जहां आमतौर पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जितना ऊपर चढ़ता गया, रास्ता उतना सुनसान और डरावना होता गया। चारों तरफ टूटी चट्टानें और अनजान कब्रें बिखरी थीं। तभी अचानक मेरे पीछे से मुखिया की आवाज आई, बेटा पीछे मुड़कर देख। मैं एकदम रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मुखिया जी बचकर आ गए? मैं पीछे देखने ही वाला था कि अचानक मुझे उनकी चेतावनी याद आ गई। रात को चाहे कुछ भी सुनाई दे, पीछे मत देखना। वो आवाज अब और करीब आने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरी गर्दन के पास ठंडी सांसें ले रहा है। मैं डर के मारे और तेज भागने लगा। भागते भागते मैं एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गया। तभी सामने से अजीब सी कर्क कर्क जैसी आवाज आई। चांदनी में मैंने देखा एक सफेद साया कब्र के ऊपर बैठा था। उसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की कंघी थी और वो अपने लंबे बाल धीरे धीरे संवार रही थी। फिर अचानक उसने पूछा, छोटे भाई क्या मेरे बाल सुंदर हैं? मेरा पूरा शरीर जम गया, क्योंकि अगले ही पल मुझे एहसास हुआ वो मेरी तरफ पीठ करके नहीं बैठी थी, बल्कि उसका चेहरा मेरी तरफ था। धीरे धीरे उसने अपने चेहरे पर गिरे बाल हटाए और एक सफेद सड़ी हुई औरत का चेहरा दिखाई दिया। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मेरी जेब से लाल कपड़ा और बालों का गुच्छा भी बाहर लुढ़क गया। उस औरत ने भयानक चीख मारी और सीधे मेरी तरफ झपटी। उसी समय पीछे की घास से वो लाल जहरीला सांप भी निकल आया। उसने अपने जहरीले दांत फैलाए और मेरे गले की तरफ झपटा। आगे भूत, पीछे जहरीला सांप और मेरे हाथ में सिर्फ एक कुल्हाड़ी। मुझे लगा अब सब खत्म है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ा लाल कपड़ा अचानक चमकने लगा। उसमें रखे काले बाल अपने आप जल उठे और धुएं की एक पतली लकीर आसमान की तरफ चली गई। समय जैसे रुक गया। जो चुड़ैल हवा में मेरी तरफ झपटी थी, वो अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। उसने दर्दनाक चीख मारी, हो परिवार की पवित्र अग्नि। अगले ही पल वो काले धुएं में बदलकर वापस कब्र में घुस गई और वो लाल जहरीला सांप जो अभी तक मुझे मारने दौड़ रहा था, अचानक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना सिर मिट्टी में छुपा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मानो उसने किसी प्राकृतिक दुश्मन को देख लिया हो। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं संभल पाता, पूरे कब्रिस्तान में ढोल की धीमी आवाज गूंजने लगी। साथ ही आसमान से सफेद कागज गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फबारी हो रही हो। दूर अंधेरे जंगल में अचानक 2 सफेद लालटेन जल उठी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर धुंध के बीच से एक सफेद पालकी दिखाई दी। मेरा दिल धड़क उठा। शायद ये हू परिवार के लोग हैं। शायद मदद आ गई। मैं जल्दी से पालकी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, दादी तुम्हें घर छोड़ देगी। वो उसी पागल बूढ़ी औरत की आवाज थी। मैं डर के मारे कांपने लगा और चमकते लाल कपड़े को कसकर पकड़कर एक कब्र के पीछे छिप गया। वो बूढ़ी औरत सूंघते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे जलते बालों की गंध मिल गई हो। आखिरकार उसके काले कपड़े वाले पैर मेरे सामने आकर रुक गए। छिप रहा है, देखती हूँ कब तक छिपेगा। वो मेरी कब्र के चारों तरफ घूमने लगी, नाक से सूंघती हुई। मैंने डर के मारे सांस तक रोक ली। कुछ देर बाद उसने ठंडी आवाज में हूँ किया और धीरे धीरे वहां से चली गई। जब उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे मुखिया की बात याद आई। मैं सफेद पगडंडी के रास्ते पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ता गया। वहां पहुंचकर मुझे सबसे बड़ा पेड़ मिला और उसके पीछे एक पत्थर की पटिया रखी थी, जिस पर लिखा था हू परिवार के पूर्वज। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और लाल कपड़ा दोनों हाथों में पकड़कर 3 बार सिर झुकाया। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते मेरे चारों ओर घूमने लगे। फिर मेरे पीछे से एक औरत की आवाज आई, हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो मेरे साथ
मैं तुरंत खड़ा हुआ और सम्मान से झुक गया। वो औरत मुस्कुराई। मेरा नाम दौर है, हूँ परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे तुम्हें लेने भेजा गया है। फिर उसने हंसते हुए कहा, अब तो हम एक परिवार बनने वाले हैं। इतनी झिझक कैसी? मैंने राहत की सांस ली और उसका धन्यवाद किया, लेकिन वो हंस पड़ी। मुझे नहीं, हमारी लिंग एयर राजकुमारी को धन्यवाद कहना। वो जिद कर रही थी कि खुद तुम्हें बुलाया जाए। मैं हैरान होकर बोला, लिंग एयर कौन? वो मुस्कुराई, अरे तुम्हारी वही छोटी लोमड़ी, हमारे परिवार की सबसे प्यारी लड़की, शादी के बाद खुद देख लेना। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। तो वो सच में वही थी। मुझे सुहागरात शब्द सुनकर और शर्म आने लगी। दौर मुझे देखकर हंसने लगी। हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हा दुल्हन नहीं मिलते, इतना बेचैन मत हो। जिस लोमड़ी के साथ तुम 6 साल रहे, वो हजारों लोगों की चाहत है। मैं शर्म से कुछ बोल ही नहीं पाया। इसके बाद हम दोनों चुपचाप चलते रहे। कुछ देर बाद दूर पहाड़ों के बीच अचानक रोशनी दिखाई दी। एक छोटा सा गाँव जो पूरी तरह लाल लाल टेनों से जगमगा रहा था।